नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डेली एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो का पूरा कंप्लीट देखिए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक जवार नदमुख का निर्माण करती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्चुरी। एक देखिए, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ये जो आपका जो कन्फ्यूजन है आज हम दूर कर देंगे। एक होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जवार नदमुख। तो थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए हम कहानी सुनाएंगे, और ये जो क्या है एग्जाम्पल मतलब हम आपको देंगे, और ये जो आपका कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा कि जवार नदमुख क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। तो ये दोनों कहाँ बनेगा, नदी के मुहाने पे। अब ये मुहाना क्या होता है, जो भी प्रश्न यानी पूछा जाता है बस शब्दावली का खेल होता है, यानी शब्दावली का गेम होता है। तो ये मुहाना क्या होता है, तो जहाँ पे नदी यानी नदी या एक तरह से बोलते ताज़ा पानी, या नदी का ताज़ा पानी और जो समुद्र हो गया या सागर हो गया उसका जो खारा पानी मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मुहाना, यानी दोनों का मिलन स्थल। तो ये तो आप समझिए मुहाना। अब प्रश्न उठता है कि जवार नदमुख क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। तो जवार नदमुख, सबसे पहले आप इमेज देखिए, ये आपका रहा डेल्टा। ये क्या है, डेल्टा। तो जब नदी नदी अपने साथ गाद गाद बोलो यानी कचरा, जो कचरा लेकर आती है, तो कचरा क्या होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए अगर जो ढलान हो गया वो कम है, तो जब ढलान कम रहेगा तो जो नदी का जो बहाव होगा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और जब नदी का बहाव कम हो जाएगा तो जो कचरा रहेगा वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जस्ट लाइक मान लीजिए कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इधर से नदी आ रही है और ये अपने साथ कुछ कचरा लेकर आ रहा है, मतलब आ रही है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, गाद। यानी अपने साथ गाद यानी कचरा जिसको हम बोलते हैं, तो ये अपने साथ एक गाद लेकर आ रही है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे अगर नदी का ढलान कम है तो पानी का गति कम होगा, तो कहिए जी सर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि रुकावट होगा, जो भी कचरा रहे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो जब कचरा यहाँ पे जमा होगा तो पानी क्या होगा, सामने से तो जाएगा नहीं, तो बोलिए जी सर। तो ये साइड से क्या होगा, पानी निकल जाएगा, साइड से निकलेगा। फिर मान लीजिए कुछ बचा तो यहाँ पे जमा होगा, फिर से यहाँ से साइड से निकलेगा, यहाँ जमा फिर से साइड से निकलेगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर नदी सीधे समुद्र में आकर यानी या महासागर में आकर मिल गई, सीधे समुद्र या महासागर में आकर मिल गई, तो उसको बोलेंगे जवार नदमुख, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्चुरी। फिर से सुनिएगा, अगर नदी का पानी सीधे आकर समुद्र या सागर यानी मिल गई तो क्या बोलेंगे उसको, जवार नदमुख। अगर नदी का पानी, ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, शाखा। शाखा कहने का मतलब विभिन्न भागों में बट जाना। तो अगर नदी का पानी विभिन्न भागों में बटकर समुद्र में जाकर मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा। तो कहिए होगा सर यहाँ पे इमेज दिखा दीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए इमेज, यहाँ पे नदी जा रही है तो कुछ इस भाग में, कुछ इस भाग में, कुछ इस भाग में, कुछ इस भाग में, यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज को। तो ये आपका क्या हो गया, डेल्टा हो गया। तो आप सीधा एक लाइन में जानिए कि अगर नदी का पानी बिना विभिन्न शाखाओं में बटे सीधा जाकर अगर नदी यानी समुद्र में मिल गया नदी का पानी, तो उसको बोलेंगे एस्चुरी। और नदी का पानी विभिन्न शाखाओं में बट गया तो जाकर अगर समुद्र में मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ एक लाइन का कि नदी का पानी सीधे मिल रहा है, एस्चुरी। नदी का पानी विभिन्न भागों में बटकर यानी विभिन्न शाखाओं में बटकर मिल रहा है, डेल्टा। तो समझिए, तो ये डेल्टा और एस्चुरी में अंतर होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जवार नदमुख। और ये जो कहानी बताया था हेरोडोटस, हेरोडोटस एक महान मतलब कह सकते हैं वैज्ञानिक है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस महोदय ने जो नील नदी, आप जान रहे हैं नील नदी का नाम आप सुने होंगे, तो हेरोडोटस महोदय ने नील नदी का जब अध्ययन किया तो हेरोडोटस महोदय ने ही डेल्टा के बारे में बताया था। तो आप डेल्टा के बारे में समझ गए। और जवार नदमुख देखिए ये हुआ, देख रहे हैं आप सीधे नदी कहाँ जाकर समुद्र से मिल रही है यानी महासागर से, तो ये क्या होगा, एस्चुरी यानी जवार नदमुख। तो डेल्टा क्या होता है, जवार नदमुख क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा।
तो एग्जाम्पल में क्या लीजिएगा, और ये निर्माण का होगा अगर पानी का बहाव तेजी से होगा, पानी का बहाव तेजी से होगा। तो अगर पानी का बहाव मान लीजिए तेजी से हो रहा, अगर नदी में कचरा है भी तो ये जमा होने देगा, नहीं होने देगा, सीधा इसको क्या ढकेल के यानी बहाकर कहाँ ले चल जाएगा, सागर में, महासागर में। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्वार नदमुख का निर्माण होगा। लेकिन अगर नदी का पानी यानी बहाव कम है, तो बहाव कम कब होगा, जब ढलान कम रहेगा, और ढलान मान लीजिए पूरा तेजी से है तो पानी तो पूरा रफ्तार से जाएगा। तो ज्वार नदमुख वहाँ निर्माण होगा जहाँ ढलान पूरा तेजी से यानी पानी जाएगा और ढलान रहेगा, और डेल्टा वहाँ निर्माण होगा जहाँ ढलान का कम यानी पानी का बहाव कम रहेगा। तो आप समझ गए होंगे। एक और इमेज देख सकते हैं, देखिए, तो ये क्या है, डेल्टा, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ज्वार नदमुख, और ये डेल्टा है, ये डेल्टा और ये ज्वार नदमुख दोनों साथ में इमेज दिया गया। तो एग्जाम्पल में आप लिखिएगा, तो एग्जाम्पल क्या पूछा जाएगा, ज्वार नदमुख के बारे में, एस्चुरी के बारे में। तो एस्चुरी, यहाँ पे दो नदी का आप नाम लिख लीजिए, एक नर्मदा और एक ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती किसका एग्जाम्पल है, ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का एग्जाम्पल है। तो दोनों प्रश्न पूछा जाएगा। नर्मदा को दबांग नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि हम आपको कल बताए थे क्या है, विंध्य श्रेणी, और एक क्या है, सतपुड़ा श्रेणी, और इधर क्या है, मैकाल पर्वत। तो जब विंध्य श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी के बीच में, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी बहती है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए बारिश इधर से भी होगा, जस्ट मतलब इधर से भी ढलाना, इधर से भी ढलाना और इधर से भी, तो बारिश पूरा होगा तो पानी तो जाएगा किधर नहीं, मतलब यहाँ आके जमा होगा। तो इस नदी में जब बारिश पूरा होता है तो पानी मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब तूफान पे नदी रहता है। तो तूफान पे जब ये नदी रहता है तो क्या होगा, पानी पूरा स्पीड में जाएगा। जब पानी का साइड मतलब नहीं तो पानी इधर जा सकता है, नहीं तो इधर जाएगा, नहीं तो इधर जाएगा, तो जाएगा कहाँ, सीधे इस नदी में यानी नर्मदा नदी में। तो पानी का बहाव तो तेज ही होगा, इसलिए क्या निर्माण करती है, एस्चुरी। और ताप्ती भी क्या निर्माण करती है, एस्चुरी। तो दोनों प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, नर्मदा। तो ये प्रश्न आप समझ गए हो कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है। कावेरी, कावेरी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए, गंगा, गंगा किसका निर्माण करता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करता है। दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जाकर कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। इसे किस नाम से जाना जाता है, संयुक्त। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों जाकर बांग्लादेश में मिलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और दोनों क्या निर्माण करती है, डेल्टा, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। कावेरी, एक होता है दक्षिण भारत की गंगा और एक होता है दक्षिण की गंगा, दोनों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो कन्फ्यूजन आपको होता होगा जरूर। एक क्या प्रश्न पूछेगा, दक्षिण भारत की गंगा और एक दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को बोलते हैं और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। नोट करके लिखिएगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक नदी से, अमरकंटक पहाड़ से नदी बोल रहे हैं, अमरकंटक पहाड़ से। अमरकंटक से 3 नदी, सोन, ये मान लिया अमरकंटक है, सोन, सॉरी नर्मदा, सोन, महानदी। महानदी पर कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध, किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में। तो अगला जो प्रश्न है, शायद हम आपका ज़्यादा टाइम ले लिए तो, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं को सही काल अनुक्रमिक क्रम में दर्शाया गया है। पहला दिया गया असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1919-20 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, देखिए हम खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको बता रहे हैं। खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा तो 1919-20 में हुआ था। असहयोग आंदोलन पूछा जाएगा तो 1 अगस्त, आप छोटा डेट नहीं भी याद रखिएगा तो भी काम चलेगा, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। प्रश्न यहाँ से यह ज़्यादा पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया। तो 1922 में इसे वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित होता है। ये कहाँ पड़ता है, गोरखपुर में एक जगह है, इसी को हम बोलते हैं चौरी चौरा, जिसका नाम क्या पड़ा, चौरी चौरा घटना।
तो कब होता है? 5 फरवरी 1922 को, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस कारण से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया? तो कौन सा कारण था? चौरी चौरा का घटना। और एक कब हुआ था? 1922 में, 5 फरवरी 1922 में। और एक किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह, जिसको बोलते दांडी मार्च। ये शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, यानी 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, चला कब तक? 6 मार्च तक, सॉरी 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और चलता कब तक है? 6 अप्रैल 1930 तक। स्टार्ट कहाँ से होता है? साबरमती से। जो भी हम आपको लिखा रहे हैं सारा प्रश्न पूछा गया है कि दांडी मार्च है जो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाकर अंत होता है। तो अगर पूछा जाएगा शुरू कहाँ से होता है तो साबरमती से, अंत कहाँ होता है? दांडी। अंत कहाँ होता है? दांडी। और टोटल कितने दिनों तक यह यात्रा चलता है? 24। और इसमें टोटल कितने सहयोगी भाग लेते हैं? 78। एकमात्र अंग्रेज शामिल रहता है जिसका नाम क्या है? बेव मिलर। नाम क्या है? बेव मिलर। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। डिस्टेंस पूछा जाता है। अगर मील में पूछा जाएगा तो 240 मील। मील में क्या होगा आंसर? 240 मील। कहीं कहीं 241 मील भी देखने के लिए मिलेगा, तो उसमें आप कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, दोनों ही सही है। ऑप्शन में कोई एक ही देगा 240 मील, या किलोमीटर में देगा तो 385 किलोमीटर। तो दोनों का आप नोट कर लीजिए। इतना आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दांडी मार्च से। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। 1942 में। ये 9 अगस्त या 8 अगस्त दोनों देता है, तो 9 अगस्त या 8 अगस्त कोई भी आप एक डेट लिख लीजिए। 1942। 1942। और इसी में चलता ऑपरेशन जीरो आवर। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। एक किसके द्वारा चलाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। तो इसमें जो भी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे, इस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो प्रश्न पूछा कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो पुणे के आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? पुणे के आगा खां पैलेस में। किसके तहत गिरफ्तार किया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन में चला? भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी। नेक्स्ट क्या? महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी। तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। कितने वर्षों तक रहे थे? 21 वर्ष के वापस 21 वर्ष के बाद वापस आए थे। ये भी प्रश्न पूछेगा और ये भी प्रश्न पूछेगा। 9 जनवरी को जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे, कहाँ से? अफ्रीका से। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग को अरेंज करना है, तो अरेंज तो आप कर लीजिएगा क्योंकि अब आपको हम डेट बता दिए। तो सबसे पहले क्या होगा? असहयोग आंदोलन। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन होगा। लेकिन आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रश्न ये बोला गया है कि दी गई घटनाओं को सही काल अनुक्रम क्रम में दर्शाया गया। दी गई घटनाओं को सही काल अनुक्रमिक क्रम में दर्शाया गया। तो सबसे पहले इसमें जो होगा, देखिए सबसे पहले असहयोग आंदोलन नहीं होगा क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापसी, यानी वापस कब आए थे? 1915 में। तो सबसे पहले 1915 होगा, उसके बाद 1920 होगा, उसके बाद क्या होगा? 1930, उसके बाद 1942। यानी सबसे पहले 4 होगा। तो 4 किस ऑप्शन में? बी और यानी दूसरा और तीसरा में ऑप्शन दिया गया। उसके बाद क्या आएगा? ए नंबर, यानी 1920। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप इसको मिला लीजिएगा, हम आपको डेट लिखा दिए, आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ऑप्शन नंबर बी। तो फुल फॉर्म को आपको क्या करना है कि रटना नहीं है। फुल फॉर्म जो भी पूछा गया प्रीवियस ईयर उसको आपको एक जगह कलेक्ट करके नोट कर लेना PDF से, नोट करके उसको 1 से 2 बार रीड कर लेना। तो अगर आप 1 से 2 बार रीड कर लीजिएगा तो जैसे ही प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में तो ऑप्शन को आप पढ़िएगा। तो अगर ऑप्शन को आप जैसे रीड करिएगा तो जो आप ऑलरेडी उसको 1 से 2 बार रीड कर लिए तो आपका माइंड में आ जाएगा। यानी इसको रटना नहीं, 1 से 2 बार सिर्फ पढ़ लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की महारत्न कंपनी की सूची में शामिल नहीं है। ये जो प्रश्न पूछा गया NTPC में, जब से हम एनालिसिस करा रहे हैं तो इस पे हम ये एनालिसिस किए कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है। यानी NTPC ने महारत्न कंपनी से रिलेटेड, हमें शायद 15वां या 20वां बार बता रहा हूँ आपको, महारत्न कंपनी से रिलेटेड। तो यानी NTPC बहुत ही ज़्यादा महारत्न कंपनी से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, तो आप इसको कवर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिस्ट को देखिए। पहले महारत्न कंपनी की संख्या 10 था, लेकिन 2021 में सितंबर में ही 11वां महारत्न कंपनी कौन बना, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आप 11वां महारत्न कंपनी का नाम याद रखिए, जिसका नाम क्या है? PFC। ये कौन सा नंबर का है? 11वां नंबर का महारत्न कंपनी, जिसका नाम क्या है? PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा क्योंकि हाल ही में महारत्न कंपनी बना तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। तो PFC का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और बाकी यहाँ जो दिया गया, सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, NTPC, पावर ग्रिड, गेल, कोल इंडिया, ONGC, इंडियन ऑयल, भेल और भारत पेट्रोलियम, ये महारत्न कंपनी है। तो ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए, कौन सा नहीं है, नहीं पे फोकस करना है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोल इंडिया, ये भी शामिल है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड्स, ये भी शामिल है। सीमेंट कॉरपोरेशन, ऐसा नाम आप पढ़े नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गलत ही चुनना था तो गलत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 का सफल परीक्षण कब किया गया था? 22 अक्टूबर। चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान-2 के बारे में पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो इसको ही नोट कर लीजिए। चंद्रयान-2 को यहाँ से आप लिख लीजिएगा, चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया। किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? GSLV MK3 M1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और इसको चंद्रमा के किस ध्रुव पे भेजा गया था? दक्षिणी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पर। ये सारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो चंद्रयान-1 ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2008। नेक्स्ट है कि बंगाल की सेना लिखा गया, नेता पढ़ दिए। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछा जाएगा 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और उस समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इसका जफर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह एक प्रसिद्ध शायर था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? जफर। बहादुर शाह जफर
या तो बहादुर शाह जफर देगा या बहादुर शाह द्वितीय। इसी का नाम है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जफर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक प्रसिद्ध शायर था, इसलिए इसका नाम क्या? जफर। और यह अंतिम मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल सम्राट था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। जब बहादुर शाह जफर को 1857 के क्रांति में क्या कर लिया गया? अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने कहाँ भेज दिया? रंगून। और रंगून कहाँ पड़ा था? म्यांमार में। म्यांमार जो है पहले इसका नाम क्या था? बर्मा। तो रंगून कहाँ पड़ा था? म्यांमार में। तो इसको कहाँ भेज दिया था अंग्रेज गिरफ्तार करके? रंगून। और वहीं इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। यानी ये इसका काम तमाम हो जाता है। कब? 1862 में इसका क्या हो जाता है? वहीं मृत्यु हो जाता है। रंगून जो कहाँ पड़ता है? म्यांमार में, म्यांमार में। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला से प्रश्न ये पूछेगा 1857 की क्रांति तो हो गया, तो 1757 लिखिए। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की हार होती है और सिराजुद्दौला विजय होता है। और यहीं से बनता है बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। एक है सिराजुद्दौला और एक है सुजाउद्दौला। तो कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में शामिल था, सुजाउद्दौला बक्सर का युद्ध में शामिल था। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। बक्सर का युद्ध किसके बीच होता है? संयुक्त सेना। संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था? सुजाउद्दौला, मीर जाफर और शाह आलम द्वितीय। ध्यान से सुनिएगा, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं बोल रहे हैं। सुजाउद्दौला, मीर जाफर, शाह आलम द्वितीय। और अंग्रेज की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। तो प्रश्न पूछेगा अंग्रेजों की तरफ से बक्सर के युद्ध में कौन नेतृत्व कर रहा था? हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। और प्लासी का युद्ध 1757 में। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट एक निम्न में से कौन सा एक बहु उपयोगकर्ता, या बोलते हैं हम लोग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। और एक प्रश्न पूछा जाता है लिनक्स। लिनक्स सही, तो इसी तरह से लिनक्स से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए ये आपका हो गया लिनक्स। प्रश्न पूछेगा लिनक्स एक प्रकार का क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको भी आप याद रखिएगा। लिनक्स एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला से पूर्व 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। और अब सुमित्रा महाजन नहीं है, अब कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। तो ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। तो प्रश्न यहाँ से क्या पूछेगा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर। लेकिन यही प्रश्न में ट्विस्ट कब करेगा? प्रश्न पूछेगा लोकसभा के प्रथम या लोकसभा की प्रथम या पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। नाम क्या है? मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। और ओम बिरला यह 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। यह ओम बिरला से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो हम आपको बताए थे काराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए मान लीजिए, एक रफली मैप बना रहे हैं। ये मान लीजिए क्या है, जो ऊपर जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का हिस्सा। तो यहाँ पे स्थित है कौन सा? काराकोरम श्रेणी। यहाँ पे है कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी के बाद कौन सा? लद्दाख। उसके बाद कौन सा? जास्कर। उसके बाद कौन सा? पीर पंजाल। तो ये अरेंज करने के लिए भी पूछ देता, तो इसको भी आप याद रखिएगा। काराकोरम श्रेणी में ही कौन सा पर्वत चोटी स्थित है? K2, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन प्रश्न पूछेगा भारत में कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। अगर प्रश्न में पूछा गया भारत की, क्योंकि ये जो K2 है मुख्य भूमि में नहीं है, तो भारत की मतलब भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत की प्रश्न अगर पूछा जाएगा, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन प्रश्न पूछेगा भारत में, यानी वर्तमान में भारत में, तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? अभी तुरंत आपको बताएं, 1942 में। 1942 में। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? पुणे के आगा खां पैलेस में। किसके तहत गिरफ्तार किया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर किसके द्वारा चलाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। किस आंदोलन में चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 को। दोनों ऑप्शन में देता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, 9 अगस्त भी देता है, 8 अगस्त भी देता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में। ऑप्शन नंबर ए। 1969 में क्या होगा? इसरो का स्थापना। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। 1969 में ही पहली बार मानव चंद्रमा पे पहली बार मानव चंद्रमा पे कदम कब रखता है? 1969 में। पहली बार मानव चंद्रमा पे कदम कब रखता है? 1969 में। नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जून 1919 में उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल खालिस्तान को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। नाम क्या है? चौखंडी स्तूप। तो ये तो करेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आपसे जो वर्तमान में प्रश्न यानी आने वाले भविष्य में जो प्रश्न पूछा जाएगा, एक करेंट का प्रश्न पूछ लिया गया, तो ज़्यादा करेंट का प्रश्न पुराना नहीं पूछेगा आपसे। तो यहाँ देखिए सारनाथ, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा गया? सारनाथ। तो प्रश्न पूछेगा महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से? देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 1863 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न या तो ऑप्शन में देगा कपिलवस्तु या लुम्बिनी, तो आप दोनों याद रखिएगा। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। किनका जन्म? गौतम बुद्ध का। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये भी प्रश्न पूछेगा, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन। ये भी आप याद रखिएगा। और जो प्रश्न पूछा जाएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए? 29 वर्ष। और गृह त्याग जो करते हैं महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में आयु में गृह त्याग किया। इसी को हम लोग
बुद्ध यानी बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। यानी गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा कि महाविनिष्क्रमण किससे संबंधित है? तो बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को गृह त्याग से। नेक्स्ट, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहां से सबसे पहले आपको इसको कट कर देना है। क्या करना है? कट कर देना है। याद क्या रखना कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगृह या राजगीर। किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली। किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में हुआ? अशोक। बहुत ज़्यादा पूछा गया। चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? कुंडलवन। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क। इसमें एक सिर्फ पूछा जाएगा अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र या अश्वघोष। तो आप इतना याद रखिएगा, डेट याद रखने का जरूरत है नहीं है ये सब, बाकी जो आपको बताएं वो जरूर याद रखिएगा। इतना ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। और गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछेगा गौतम बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? उरुबेला, नाम तो आप सुने नहीं होंगे। उरुबेला, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? बोध गया। उरुबेला या बोध गया, ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, मतलब दोनों में से एक ऑप्शन देगा। बोध गया ना देकर क्या दे देगा? उरुबेला। तो दोनों याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? उरुबेला यानी बोध गया में। किस नदी के किनारे स्थित है? निरंजना, जिसका भी नाम क्या है? फल्गु। तो याद हो गया। और अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का भाग नहीं है? श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का भाग नहीं है? श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी। यहां लिख रहा है कि श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का भाग है? तो किसका भाग है? श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि इनमें से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत या सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? अवरक्त किरण। यानी ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है कि रिमोट में किस किरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरण। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। परावैंगनिक किरणें से कौन बचाव करता है? ओजोन परत यानी O3। ओजोन परत किससे मिलकर बना हुआ? ऑक्सीजन के 3 परमाणु से। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। एक किससे सुरक्षा करता है प्रदान? परावैंगनिक किरणें से। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल महाविकास अघाटी, यहाँ क्या लिखा गया? अघाटी, जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र विकास मोर्चा, सरकार के साथ गठबंधन में नहीं है? तो ये तो जनरली प्रश्न है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जनता दल नहीं शामिल था। ऑप्शन नंबर बी। सोवियत संघ का विघटन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1991। 1991। ऑप्शन नंबर सी 1992। सेबी एक्ट। सेबी एक्ट 1992। एलिफेंट एक्ट 1992। दोनों आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल से। कौन सेल? बीटा। अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल से किसका निर्माण होता है? इंसुलिन का। तो बीटा सेल अगर ऑप्शन में देगा तो आंसर क्या होगा? बीटा सेल, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर दे रहा है तो एग्जैक्ट आंसर ही होगा। यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पैंक्रियाज या अग्नाशय। अधिवृक्क या एड्रिनल
ग्रंथि, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लैडो या उड़ो हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नए संसद भवन का निर्माण इनमें से किस परियोजना के तहत शुरू हुआ था। नए संसद भवन का निर्माण इनमें से किस परियोजना के तहत शुरू हुआ था। सेंट्रल विस्टा परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। रायसीना की पहाड़ी, तो रायसीना की पहाड़ी पे क्या अवस्थित है, यानी रायसीना के पहाड़ी पे अवस्थित है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। यानी प्रश्न आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पे स्थित है, तो रायसीना की पहाड़ी पे। रायसीना पहाड़ी किसका भाग है, यानी किसका हिस्सा, अरावली पर्वत का। मतलब अरावली पर्वत का ही कुछ हिस्सा गया दिल्ली तक, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रायसीना हिल, रायसीना हिल। तो प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पे स्थित है, रायसीना पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। गाए पाद्री आसु रेदी, ये सब क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। ये सब क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। गा से गामा, ए से एक्स किरण, पा से परावैंगनी किरण, परावैंगनी किरण, यहाँ पे नोट करिए परावैंगनी किरण, यहाँ पे ना लिखा गया, परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण, दी से दृश्य, दृश्य किरण, आ से अवरक्त किरण, अवरक्त किरण, इसको नोट कर लीजिएगा, अवरक्त किरण। सू से क्या हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। रे से हो जाएगा रेडियो तरंगे, और दी से क्या हो जाएगा, दीर्घ, दीर्घ तरंगे। तो यहाँ पे आप नोट करके लिखिएगा, गा ए पाद्री आशु रेदी। गा से गामा, एक्स किरण, पा से परावैंगनी किरण, दी से दृश्य किरण, आ से अवरक्त किरण, सू से सूक्ष्म तरंगे, रे से रेडियो तरंगे, और दी से दीर्घ तरंगे। ये जो यहाँ पे दिया गया बढ़ते हुए क्या दिया गया, ये अरेंज फॉर्म में है। आपको याद रखना जो सबसे तीव्र होगा क्या होगा, यानी जैसे जैसे इधर आप लोग जाइएगा इस टाइप, इस साइड, तो क्या होगा, तीव्रता बढ़ते जाएगा, यानी वेग बढ़ते जाएगा। तो सबसे अधिक वेग किसका होगा, दीर्घ का, उसके बाद सूक्ष्म। यानी सबसे तीव्र कौन होगा इसमें, ए अरेंज फॉर्म में दिया गया। तो आप ज़्यादा भी याद नहीं रखे, तो सीधा आपको याद रखना कौन कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो गा ए पाद्री आशु रेदी, इतना आप याद रखिएगा। तो अल्फा किरण, श्रव्य तरंगे, बीटा किरण यहाँ शामिल है नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे है एक्स किरण, देखिए यहाँ पे लिखा गया एक्स किरण, ऑप्शन नंबर सी। तीन जो भी यहाँ पे हम आपको लिखा है इनमें से कोई भी ऑप्शन रह सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तीस यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों के अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन का नाम क्या है। तो नाम क्या है इसका, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं, सारा कंप्लीट हो गया।
तो आज का जो सेवा था यहीं तक रहता है, यानी समाप्त हो गया आपका सेवा जो था। जो भी प्रश्न कलेक्ट करके लाए सारा प्रश्न कवर कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च करना स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।